गांव के एक कोने में शिवराम का छोटा सा घर था। उसकी पत्नी सीता और उसके दो बच्चे, बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम मोहन था। वो अपने बच्चों से काफी प्यार करता है। जो कुछ भी मांगते उसे कहीं न कहीं से ला कर देता अपने बच्चों को। उतना ही प्यार सीता भी अपने दोनों बच्चे से प्यार किया करती थी। आस पड़ोस वाले उनको देख देख के हमेशा जला करते थे। एक ये है जो अपने बच्चे के लिए कहीं न कहीं से इंतजाम किया करते हैं। एक हम है, कितना भी काम कर ले, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, तुम तो रहने दो, कितना काम करते हो। वो हमें भी पता है, खाली दिन भर तो आराम ही करते रहते हो। थोड़ा उनकी ओर देख लो। हाँ, हाँ, तुम मुझे ताना मारना छोड़ दो। जब देखो तब तुम ताना मारना शुरू कर देती हो, जैसे कि वही तुम्हारा खर्चा देता है शिवराम। सच बोलूंगी तो तुम्हें कड़वा ही लगेगा ना, तब काम पे भी जाया करो ना। श्यामू गुस्से से घर से निकलकर गांव की ओर चला गया। उसका मुंह उदास हो गया था। मीना की बातों पर इसकी वजह से इन दोनों में कभी भी जमता भी नहीं था। उधर शिवराम अपने बच्चों के साथ में मगन होकर सब बात कर रहे थे आपस में। पिताजी, आपने हमारे लिए खिलौना नहीं लाए जो हमने। हाँ बेटा, मैंने तो लाना भूल गया। तुमने जो कहे हो हम उसे कुछ दिनों में ले आऊंगा। पिताजी, और हमारे खिलौने वो कब लाएंगे? हाँ गुड़िया बेटिया, मुझे याद है, हम उसे भी ले आएंगे साथ में। सब लोग बात करने लगे। तभी सीता भी आई बाहर से। काफी थक सी गई हुई थी। जाकर एक जगह पे बैठ गई। सब लोग सीता को देखने लगे। आज इसे हुआ क्या है जो आते ही बैठ गई? हमेशा तो हमारे साथ में बैठकर बातचीत करती थी। तभी शिवराम ने सीता से पूछा। सीता, तुमको क्या हो गया है आज जो आकर सीधा बैठ गई हो? आज हमारे साथ में बैठकर बात नहीं करना है क्या? नहीं जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। पूरा बदन कांप रहा है, जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। सीता, तुम्हें हो क्या गया है? सुबह तो तुम अच्छी लग रही थी, बाहर से आते ही तुम्हें क्या हो गया है? आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कहीं लूह तो नहीं मार दिया ना। बाहर इतनी धूप है, जैसे आज ही सब लोग जल के खत्म हो जाएंगे। तभी सीता बैठे बैठे गिर गई वहीं पे। सब लोग उसे देखते रह गए। सीता, क्या हो गया है तुम्हें? तभी शिवराम सीता के पास आया, उसे जैसे छुआ। उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था और वैद्य जी की बात भी उसे याद आ गई। इसे तो बहुत जोर से बुखार है। अब मैं क्या करूं और कहां लेकर जाऊं? तभी उसे वैद्य जी का ख्याल आया। कुछ महीनों पहले उन्होंने बोले थे कि शिवराम, तुम्हारे बीबी को एक बहुत बड़ी बीमारी उभर रही है। तुमने जल्दी से इसका इलाज नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है कुछ ही महीनों में। वैद्य जी, ऐसा कौन सी बीमारी है सीता को जो कुछ ही महीने जी सकती है? उसे कैंसर हुआ है। कई महीनों से उसे इसका आभास पहले ही हो चुका था। सीता ने नजरअंदाज किया, अब बढ़ते ही जा रहा है। तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। ठीक है वैद्य जी, मैं जल्दी से कुछ ना कुछ करता हूं। हाँ, ये भी सुन लो, इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे जो तुम्हें 2 महीनों के अंदर इसका इलाज करवाना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है वैद्य जी। शिवराम ने मोहन से कहा। मोहन बेटा, तुम जल्दी से जाओ, वैद्य जी को बुला के लाओ। मोहन चला गया वैद्य जी को बुलाने को। गांव से होते हुए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में शिवराम का पड़ोसी मिला। मोहन को उसे पूछने लगा, वो कहाँ जा रहा है इतनी धूप में? अरे मोहन बेटा, तुम इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? श्यामू चाचा, मैं वैद्य जी के पास जा रहा हूँ उनको बुलाने के लिए। क्या हो गया है तुम्हारे घर पे जो इतनी धूप में निकले हो? मेरी माँ की तबीयत खराब है, वो बेहोश हो गई। श्यामू भी इतना बात सुनते ही झटका खा गया। अभी तो वो ठीक थी, अचानक से इन्हें क्या हो गया है? लेकिन मोहन बेटा, वैद्य जी तो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। अभी आपको वो घर पे नहीं मिलेंगे। तुम्हें वहां पे जाकर कुछ मतलब भी नहीं होगा। तब मैं क्या करूँ चाचा? अब मैं कहाँ जाऊँ? अभी तुम घर चलो हमारे साथ में।
मैं शिवराम को सब कुछ समझा दूंगा। दोनों साथ में घर के लिए चल पड़े। कुछ समय में मोहन के घर पहुंच गए। सीता एक जगह पे लेटी हुई थी। तभी श्यामू ने शिवराम से कहा, शिवराम भाई, वैद्य जी तो घर पे नहीं है। वे कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। जैसे आएंगे मैं आपके घर भेज दूंगा। ठीक है श्यामू, वैद्य जी को जल्दी भेज देना, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है शिवराम भाई। श्यामू वहां से चला गया अपने घर की ओर। सब लोग सीता की सेवा में लग गए। सुबह से शाम हो गई, तब जाके सीता को होश आया। सब लोग सीता को देखते रह गए। सीता, तुम ठीक हो? हमें तो लगा कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया ना। नहीं, नहीं, जी हमें क्या होगा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। मैं तो डर गया था तुम्हें कुछ हो गया तो। इन बच्चों का क्या होगा? नहीं, नहीं, जी, मैं इन्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुछ देर बाद सब लोग एक जगह पे लेट गए। शिवराम को नींद नहीं आ रही थी। सीता की हालत देखकर वो रात को जाग रहा था। अब सीता की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। 2 महीनों से ऊपर ही चुका है। अभी तक हमारे पास एक भी पैसे नहीं जमा हुआ है इलाज के लिए। इस गांव में कोई भी तो नहीं है जो हमारी मदद कर सके। सबके सब वही तो है हमारे जैसे। सुबह होते ही शिवराम ने देखा सीता की ओर। वो एक जगह से हिली ही नहीं थी। तभी शिवराम ने सीता को आवाज दिया, सीता, उठ जाओ, सुबह हो गई है। देखो तो सूरज सर पे आ गया है। सीता उस जगह से हिल्ली भी नहीं है। शिवराम को कुछ अजीब लगा। तभी उसने सीता को हिलाया जैसे। उसे देखा वो मरी हुई पड़ी थी। उसके आंखों में से आंसू निकलने लगे। कुछ देर बाद उसके पड़ोसी भी आ गए। सब लोग शिवराम को देखते रह गए। सब लोग सीता को उठाकर ले गए उसे जलाने को। उसे जला दिया शिवराम और उसके बच्चे रो रहे थे। कुछ दिन बाद शिवराम भी चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। वो भी सीता के जाने के बाद उसका जीवन थम सा गया हुआ था और उसके बच्चे भी सीता के जाने के बाद एकदम अकेलापन महसूस करते थे। उनके ऊपर से माँ का आंचल छिन चुका था। दिन भर घर में पड़े रहते थे, कहीं जाते भी नहीं थे। शिवराम के दोनों बच्चे गुड़िया और मोहन माँ के प्यार के लिए तरसते थे। समय के साथ गांव वालों के कहने पर शिवराम ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी थी सरला। शिवराम ने सरला को घर में लाया तभी दोनों बच्चों अपने पिता की ओर देखने लगे। ये कौन है पिताजी के साथ में जो हमारे घर आई है, और ये हमें ऐसे क्यों देख रही है? तभी शिवराम ने कहा, मोहन और गुड़िया बेटी, अब से ये तुम्हारी माँ है। हमने दूसरी शादी कर ली। आज से ये तुम्हारा देखभाल करेगी। पिताजी, आपने ये गलत किए हो। माँ को मरे तो अभी कुछ महीने ही हुए हैं, तब तक आपने दूसरी शादी कर ली है। नहीं बेटा, मुझे भी मालूम है। सीता को मरे अभी कुछ महीनों ही हुए हैं। मैंने ये शादी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए किया हूं। तुम सबको ऐसा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और गांव वाले के कहने पर मैं तब जाकर शादी किया हूं। अब से तुम दोनों माँ की ममता के लिए नहीं तरसोगे। नहीं पिताजी, हमें दूसरी माँ नहीं चाहिए। हम अकेले रह लेंगे माँ के बिना। तभी सरला आगे बढ़ी, बच्चों के पास जाने लगी। बच्चे तुरंत चले गए अपने कमरे में। ये सब देखकर शिवराम को भी बुरा लगा। कब ये सरला को अपनी माँ समझेंगे? सरला, तुम घबराओ मत। बच्चे अभी सीता को भूल नहीं पाए हैं। इनको कुछ समय चाहिए समझने को। आपने सही कहा। अभी वो सब हमें देखकर डर रहे हैं। उनको अभी कुछ समय चाहिए, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव में सरला के बारे में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। सौतेली माँ कैसी होगी? सबको चिंता थी कि बच्चे अब दुखी रहेंगे। देखती हो मीना, शिवराम ने दूसरी शादी करके लाए हैं घर में। अब पता नहीं दोनों बच्चे कैसे रहेंगे। अभी तो कुछ
महीने हुए हैं भाभी को गए, तब तक ये सब हो गया। शिवराम ने बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। हाँ जी, आपने सही कहा। बच्चे भी अब डर डर के रहते हैं। आजकल वो सब भी बाहर नहीं आते खेलने को। पता नहीं कैसे होगी सरला, जो बच्चों से प्यार करती है या नहीं। कई दिन हो गए हैं, हमने अभी तक बच्चों को देखा भी नहीं हो। कहीं उनको घर में सताती तो नहीं है ना? शादी के बाद शुरू के कुछ दिन बच्चे सरला से बहुत डरते थे। गुड़िया माँ की गोदी के लिए तड़पती और मोहन चुपचाप एक कोने में बैठा रहता। लेकिन सरला कुछ और ही थी। सरला बच्चों को मनाने के लिए कुछ न कुछ नया नया करती। बच्चे उसकी ओर देखते भी नहीं थे। ये सब देखकर सरला को भी बुरा लगने लगा। अब वो भी बच्चे से दूर रहने लगी थी। अब वो बच्चों के ओर देखना भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतता गया। तभी शिवराम ने सरला से कहा, सरला, मैं देख रहा हूं कि तुम दिन ब दिन उदास होती जा रही हो। बच्चों ने तुम्हें अब तक स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। वो अभी भी अपनी माँ के गम में है। लेकिन तुम्हारा दिल अगर सच्चा है तो एक दिन वो खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैंने कोशिश की थी शिवराम जी, लेकिन जब वो मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते तो कैसे आगे बढ़ूं? मुझे लगता है मेरी मौजूदगी ही उन्हें उनकी माँ की याद दिलाती है। लेकिन ये तो नहीं है ना। तुम अपनी हिम्मत हार मान लो। बच्चे हैं, एक ना एक दिन तुम्हें अपनी माँ मानने लगेंगे। बस उन्हें थोड़ा समय दो। तुम्हारा व्यवहार ही बच्चों को अपनी ओर खींच लाएगा एक दिन। ठीक है शिवराम जी, अब मैं बच्चों को अपने पास लाने के लिए हर कोशिश करूंगी। वक्त अपनी चाल चल रहा था, लेकिन घर के माहौल में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। बच्चों की उदासी, सरला की दूरी और शिवराम की चिंता, तीनों एक ही छत के नीचे, लेकिन तीन अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। एक दिन गुड़िया को तेज बुखार में तप रही थी। तभी मोहन आया सरला के पास। गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है। पता नहीं उसे क्या हो गए हैं। वो कुछ बोल इतना बात सुनते ही सरला दौड़ी दौड़ी गुड़िया के पास आ गई। सरला ने सबसे पहले उसकी हालत देखी और बिना समय गवाए उसका सिर पानी की पट्टियों से ठंडा करना शुरू किया। मोहन घबराया हुआ एक कोने में खड़ा देख रहा था, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर सरला के लिए डर नहीं, जिज्ञासा थी। बिटिया, घबराओ मत। मैं हूं ना। ठीक हो जाओगी तुम। बस थोड़ा आराम करो। शायद उस दिन पहली बार सरला माँ बनकर सामने आई, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी अपेक्षा के। उस एक रात ने घर की तस्वीर थोड़ी बदल दी। उस रात सरला ने गुड़िया की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। रात भर जागती रही, बार बार उसके माथे पर पट्टी रखती। सुबह होते होते गुड़िया का बुखार थोड़ा उतर गया था। सरला, माँ, आप सोई नहीं क्या? नहीं बेटा, माँ कैसे सो सकती है जब उसका बच्चा बीमार हो? मोहन को यह सुनकर कुछ अजीब सा लगा। पहली बार किसी ने उसके सामने इतनी ममता से माँ जैसा कुछ कहा था। वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसका मन उलझ गया था। तभी शिवराम, ये सब देखकर उसे भी अच्छा लगने लगा था। लगता है अब सरला को अपनी माँ के रूप में अपना लेंगे। पहली बार मोहन ने सरला से इस तरह बात की थी। देखो सरला, अब ये अच्छा मौका है बच्चों को अपने पास बुलाने का। अभी इन दोनों को तुम्हारी सख्त जरूरत है। ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर बच्चे तुम्हारे पास जल्दी नहीं आएंगे। हाँ जी, आपने सही कहा। मोहन भी आज पहली बार हमसे इस तरह व्यवहार किया है जैसे वो सीता दीदी से बात करते होंगे। सरला, दोनों बच्चे अपनी माँ से इसी तरह बात किया करते थे। अब वो तुमसे भी किया करेंगे। कुछ दिनों बाद गुड़िया
अब थोड़ी ठीक थी, लेकिन सरला का व्यवहार उसके मन को छू चुका था। एक दिन जब सरला रसोई में खाना बना रही थी, गुड़िया पीछे से आई और धीमे से उसके पास खड़ी हो गई। माँ, आज मेरे बाल बना दोगी? बिल्कुल बिटिया, आज से हर रोज मैं ही बनाऊंगी। वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। गुड़िया ने सरला को माँ कहा, वो शब्द जिसे सुनने की सरला न जाने कब से प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे मोहन भी सरला के पास आने लगा। अब वो खाना खाने से पहले सरला का इंतजार करता और स्कूल से लौटकर उसके पास बैठता। एक दिन सरला माँ, कल मुझे स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करोगी ना? जरूर बेटा, अब से तुम्हारे हर काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब देखकर शिवराम की आंखें नम हो गईं। सरला को अब बच्चे सचमुच अपनी माँ मानने लगे थे। उधर उसके पड़ोसी श्यामू अंदर ही अंदर सरला से जलने लगा था। ये तो बच्चों का दिल जीत ली। शिवराम को दुखी देखकर हमें कितना मजा आ रहा था। तभी मीना बाहर से आई। घर में श्यामू से कहने लगी, आपने सुना कि नहीं कुछ सरला के बारे में? क्या हुआ है सरला को जो मुझे पता नहीं है? मैंने सुना है कि अब सरला को बच्चे अपना लिए है। सारे गांव में खबर फैल गया है, सरला अब अच्छे से परवरिश करती है दोनों बच्चे की। अब कोई उसे सौतेली माँ नहीं कहता था। सब कहते थे, यह तो असली माँ से भी बढ़कर माँ है। रामनगर के राज्य में राजा चतुर सिंह रहते थे। उनकी बीबी कुसुम और एक 5 साल की बेटी थी, जो कि काफी सालों के बाद हुई थी महारानी को। वो भी काफी मन्नतों के बाद मिली थी। सभी राज्य में खुशी की लहर झूम उठी थी। सभी लोग राजा के वारिस के लिए इंतजार करते थे, क्योंकि इस राज्य को आगे चलाने के लिए दूसरा कोई भी नहीं था। राजा का एक छोटा भाई था। वो भी राज्य को हड़पने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हमेशा सोचता था कि कब मैं इस राज्य का राजा बन जाऊं, ताकि मैं सब पे अपना हुकूमत कर सकूं। राजा को इसका अनुभव पहले से हो चुका था, इसलिए अभी तक अपने भाई को रामनगर का राजा घोषित नहीं किए, नहीं तो वो सबको परेशान करके उनके जमीन और घर अपने नाम कर लेता। उधर राजा का छोटा भाई सूरजभान सिंहट गांव में जाते ही सबको दंड देने लगते हैं, ताकि कोई भी उनके खिलाफ आवाज न उठा सके। इसी तरह हमेशा सबको सजा दिया करते हैं। एक दिन महाराज रानी और अपनी बेटी के साथ जंगल गए हुए थे। उनके साथ में कोई भी नहीं था। राजा हमेशा वहां जाया करते थे। वहां उनको काफी अच्छा लगता था। महाराज, आप हमें यहाँ क्यों लाए हो? इस जंगल में वो भी अकेले? एक भी सैनिक भी नहीं है हमारे साथ। ऐसा क्यों महाराज? रानी, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई यहां आके हम दोनों को टोके, इसलिए मैं अकेले आया हूं। मैं यहां हमेशा आया करता हूं। यहां पे शांति बनी रहती है, चारों तरफ हरे भरे घास है। हाँ महाराज, ये बात तो सही है। चिड़िया की मधुर आवाज, चारों तरफ इतने सुंदर नजारे। आपस में दोनों बात कर ही रहे थे, तभी राजा को जंगली जानवर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। राजा और रानी दोनों यहाँ वहां देखने लगे। तभी राजा को कुछ दूर आगे से झाड़ में से कुछ आवाज आई। रानी, आप दोनों यहीं पे रुको, मैं कुछ समय में आता हूं उस जंगली जानवर को मारकर। आप यहां से कहीं जाना मत। ये जंगल काफी घना और विचित्र भी है, आपको यहां कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है महाराज, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप जल्दी से आना, मुझे डर भी लग रहा है अब यहाँ पे। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाऊंगा, आप तब तक यहीं पे रहो। इतना बोलकर राजा उस जानवर को मारने के लिए चल पड़े। जंगल के अंदर और चले जा रहे थे, यहाँ वहां ढूंढने लगे। राजा को कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हर जगह वो ढूंढने लगे। उधर रानी एक जगह पे बैठी थी। तभी रानी को प्यास लगी। रानी सोच में पड़ गई, अब मैं क्या करूं, महाराज भी नहीं है। मैं अकेले कैसे जाऊं अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर। तभी रानी को पानी के झरनों की आवाज आने लगी। शायद वहां पे एक ताल है। मैं जल्दी से चली जाती हूँ, पानी पीकर जल्दी से वापस आ जाऊंगी। रानी वहां से चली गई। पानी पीने को तभी वहां पे एक चोर आता है। वो इस बच्ची को देखकर सोच में पड़ जाता है।
इस वीरान जंगल में ये बच्ची क्या कर रही है? मैं इसे चुराकर किसी को बेच दूंगा, कुछ पैसे मुझे मिलेंगे। उसे लेकर भाग जाता है। कोई भी उसे देख नहीं पाता। कुछ ही देर में रानी वहां पे आई। उधर न पाकर घबरा गई। मेरी बच्ची कहाँ गई? रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। महाराज जल्दी से आप आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी महाराज जल्दी जल्दी आए रानी के पास। वो भी रानी को चिल्लाते हुए देखकर बोले, क्या हुआ रानी जी? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो अभी? महाराज, पता नहीं राजकुमारी कहाँ चली गई। मैं कुछ समय के लिए पानी पीने को गई हुई थी। कुछ देर बाद लौटी तो राजकुमारी यहाँ पे नहीं थी। रानी, ये आपने क्या किया? हमें इतने बरसों के बाद एक पुत्री हुई थी, वो भी आपने उसे घुमा दिया। महाराज, आप कुछ भी करिए, मुझे मेरी पुत्री चाहिए। महाराज पूरा जंगल ढूंढने लगे, चारों तरफ देखने लगे। जंगल का हर एक कोना तलाश करने लगे, कहीं भी नहीं मिली। राजकुमारी का कुछ भी पता नहीं चला। महाराज परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद रानी के पास चले गए। रानी, राजकुमारी का कुछ भी पता नहीं चला? मैं नहीं जानती हूँ, मुझे मेरी पुत्री कैसे भी चाहिए। कुछ ही देर बाद महाराज और रानी दोनों महल की ओर चले गए। सब लोग इन दोनों को देख रहे थे। महाराज के साथ में तो राजकुमारी भी थी, वो उनके साथ में नहीं है। कहाँ है फिर? महाराज जल्दी जल्दी महल की ओर चले जा रहे थे। कुछ ही समय में पहुंच गए। महल के अंदर दोनों के दोनों एक जगह पे खड़े थे। वो दोनों पसीने में भीगे हुए थे। कुछ ही समय में मंत्री जी आए महाराज के पास। महाराज जी, आप आ गए जंगलों से, कैसे रहा आपका सफर? आज आपको कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ ना? दोनों मंत्री की ओर देख रहे थे बड़े ध्यान से। अब मैं इन्हें क्या बोलूं, हमारे साथ में क्या हुआ है? आज मैं तो किसी को कुछ भी बोल नहीं पाऊंगा। रानी मंत्री को देखकर रोने लगी, जोर जोर से। तभी मंत्री ने पूछा महाराज से, महाराज, रानी जी क्यों रो रही है इतनी जोर जोर से? ऐसा पहले कभी भी हुआ नहीं इस महल में रानी के साथ। तभी महाराज ने धीमे स्वर में बोले मंत्री जी को, मंत्री जी, आज हमारे साथ बहुत बुरा दुर्घटना हुआ है, इसलिए रानी जी रो रही हैं। ऐसा क्या हुआ है महाराज आप दोनों के साथ? राजकुमारी को किसी जानवर ने उठा के ले गया। अब वो हमारे बीच में नहीं है। अब हम कभी भी उनको नहीं देख पाएंगे। अब इस राज्य का कोई वारिस भी नहीं है। अब मालूम नहीं क्या होगा आगे जाकर। महाराज, आप परेशान मत रहो, मैं कुछ न कुछ करता हूं राजकुमारी को ढूंढने के लिए। रहने दो मंत्री जी, मैंने हर जगह अच्छे तरीके से देख कर आया हूं, कहीं भी कुछ पता नहीं चला। ठीक है महाराज, जैसे आपकी मर्जी। इतना बोलकर मंत्री जी वहां से चले गए। उधर चोर बच्ची को चुराकर एक जगह पे रखकर चला गया पानी पीने को। इतनी जोर से प्यास लगी हुई है, जल्दी जल्दी पी लेता हूँ, कहीं बच्ची भाग ना जाए। चोर जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। उधर बच्ची एक पेड़ के पास सोई हुई थी। तभी एक व्यक्ति आया उस राजकुमारी के पास। वो चारों ओर देखने लगा, उसे कोई भी दिखाई नहीं। वो भी अकेले, लगता है रास्ता भूल गई होगी। जब कोई इसे ढूंढने को आएगा तब मैं उसे उसकी बच्ची दे दूंगा। तभी अचानक से उठ गई। वो उस व्यक्ति को देखने लगी। तभी वो उसे लेकर चला गया अपने घर की ओर। राजकुमारी उसे देखते ही जा रही थी। उधर चोर पानी पीकर आया तो उसने देखा कि वो बच्ची उधर नहीं है। घबरा गया। अरे ये कहाँ चली गई? मैं तो कितनी मेहनत से उसे चुरा कर लाया था। अब मुझे फिर से किसी को चुराना होगा। आज तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अब मैं क्या करूं, इतने बड़े जंगल में उसे कहाँ ढूंढे? इतना बोलकर वो भी वहां से चला गया चोरी करने को। उधर भोला घर पे पहुंचकर अपनी बीबी को सारी बात बताने लगा। आज मुझे ये बच्ची मिली जंगलों में, पता नहीं कौन इसे वहां पे छोड़ के चला गया था। तब से ये मुझे ऐसे देख रही है। अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं हूं। कितने निर्दलीय लोग हैं इस दुनिया में जो इतनी छोटी बच्ची को जंगल में छोड़ के चले जाते हैं। उसे अच्छा होता तो उनको एक भी औलाद ना दे। कम से कम किसी बच्ची को कोई फेंकेगा तो नहीं ना। आज से हम इसे पालेंगे। तुम सही बोल रही हो। आज से ये बच्ची हमारी हुई, इसके माता पिता हम हुए। भोला चला जाता है महाराज के खेतों में काम करने को। वो भी किसी को नहीं बताता। मुझे जंगल में एक बच्ची मिली। चुपचाप अपने काम में लग जाता है।
भोला भी दूसरे गांव का था, इसलिए कोई भी उसे ज्यादा बातचीत नहीं करता। सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे। इसका फायदा भोला को हमेशा मिलता था। शाम होते ही भोला घर की ओर चला आता था। सब लोग उसे देखते थे, आज इसे हुआ क्या है। रोज तो ये शाम ढलने के बाद यहाँ से जाता था, आज कल तो ये जल्दी चला जाता है। देख रहे हो झूलन भाई, आजकल भोला को पता नहीं क्या हुआ है जो जल्दी चला जाता है शाम ढलने से पहले। तुम सही कह रहे हो। भोला कभी भी ऐसा नहीं किया आज तक। वो काफी सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। वो हमको भी हमेशा बोलता था कि तुम सब भी मेरे जैसे काम करो, कुछ ज्यादा पैसे हम सबको मिल जाएंगे। आजकल वो खुद जल्दी जाने लगा है। वो दोनों भी बात खत्म करके वहां से चले गए घर की ओर। उधर भोला घर पहुंचकर अपने बच्ची के साथ खेलने लगता है। ऐसे ही समय बीतता गया, वो भी बड़ी हो गई। भोला कभी भी उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया। कोई भी उसे आज तक देखा भी नहीं है। सब लोग को लगता है कि भोला का जीवन आगे जाकर कैसे चलेगा बुढ़ापे में। इसका जीवन बहुत कठिनाई वो से गुजरेगा। पता नहीं भोला का क्या होगा भविष्य में। भोला अपनी पत्नी लाली और राजकुमारी के साथ शांतिपूर्वक रहने लगता है। राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी मासूमियत और सुंदरता से भोला का घर रोशन हो गया था। वह हमेशा उसकी देखभाल करता और उसे हर खुशी देने की कोशिश करता। हालांकि राजकुमारी को कभी ये नहीं पता था कि वह कौन है और उसका असली घर कहाँ है। एक दिन जब राजकुमारी खेतों की ओर जाती है तो उसे कुछ लोग देख लेते हैं। उनके मन में सवाल उठता है कि यह लड़की कहाँ से आई। वे उसे अच्छे से देखने लगे। हम लोग कभी भी इस लड़की को इस गांव में कभी नहीं देखा, कौन है और यहाँ क्या कर रही है। हमें इसका पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ रहती है, ताकि पता चल सके कि वह कौन है। तभी उसे रास्ते में भोला मिला। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कोई तुम्हें देख लिया तो मैं क्या करूंगा? जल्दी से चलो घर की ओर। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो पिताजी? मुझे कौन देख लेगा? कोई मुझे मारने की कोशिश किया था क्या कभी भी? भोला ने सोचा, इसे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलेगा ये बोलने को। हाँ बेटी, जब तुम छोटी से थी तब कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आए थे। तब से मैं तुमको कभी भी बाहर नहीं निकलने दिया। इसलिए मैं तुमको हमेशा घर में रखता था ताकि कोई तुम्हें देख न ले। अच्छा पिताजी, आज से मैं कभी भी नहीं जाऊंगी कहीं भी। दोनों घर की ओर चल पड़े। तभी रास्ते में उसे छोटे महाराज दिख गए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मैंने उसे इस गांव में कभी भी नहीं देखा हो। भोला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं छोटे महाराज को क्या बोलूं? क्या हुआ भोला? तुम इतना क्या सोच रहे हो? ये लड़की कौन है? तुम्हारे साथ क्या कर रही है? महाराज, ये मेरी पुत्री है। कभी भी घर से बाहर नहीं आती है ना, इसलिए कोई भी इसे देखा नहीं है। ठीक है, अब तुम चले जाओ यहाँ से। सूरजभान सिंह वहां से चले गए महल की ओर। भोला भी जल्दी जल्दी घर की ओर चला जा रहा था। उसे और टेंशन हो गई। अब ने अपनी बेटी को कहा, छुपाऊं, जो कि किसी को पता भी न चले। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन अचानक से महल से कुछ लोग और उनके साथ में सूरजभान सिंह भी आए साथ में, सभी से लगान लेने को। भोला के घर में गए भोला भी राजकुमारी की कपड़े को जंगल में छुपाने को जा रहा था। तभी सूरजभान सिंह ने देख लिया कपड़े को। वो भी उसे अनदेखा किए। भोला भी उनको देखकर हैरान हो गए। आज हमारे घर क्यों आए हैं? छोटे महाराज, आप यहाँ कैसे आना हुआ? कोई समस्या है क्या? क्यों, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है क्या मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे आज सब गांव वाले से लगान चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। महाराज, हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम आपको कहाँ से देंगे? तुम मुझे नहीं दिए तो मैं कल तक तुमको और तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। महाराज, आप ऐसा मत करो। मैं कहीं न कहीं से आपको लाकर देता हूँ। कुछ दिनों का समय दे दो। मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ, नहीं दिए तो मैं आपको सजा दूंगा। इतना बोलकर सूरजभान सिंह
घर से निकलकर बाहर चले आए। सैनिक, आज मैंने राजकुमारी के कपड़े देखे। वो तो कई सालों पे पहले गुम हो गई हुई थी। उनके कपड़े भोला के पास कहाँ से आए? महाराज, मैंने सुना है कि भोला के पास जो बेटी है वो असल में उसकी संतान नहीं है, उसे तो कहीं और से मिली हुई है। इसलिए वो उसे हमेशा छुपा कर रखता है, कोई भी उसे देख न ले इसलिए। ऐसी बात है क्या? फिर तो वो राजकुमारी ही है। लगता फिर तो मुझे उसे मारना होगा, तभी मैं राजा बन सकूंगा। इतना बोलकर सब लोग वहां से चले गए। भोला सारी बात सुन लेता है। वो और परेशान होने लगता है, कहीं छोटे महाराज मेरी बेटी को मार ना दे। तभी घर में आई। पिताजी, आज से आप कहीं नहीं जाएंगे। अब से मैं सब कुछ करूंगी। आप अब तक हम सबका ध्यान रखे हो, आपको अब जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। भोला की बात नहीं मानी। वो जंगल में चली गई लकड़ी बिनने को। कुछ समय में जंगल में पहुंचकर लकड़ी बिनने लगी। कुछ ही समय में लकड़ी सब बिन चुकी। तभी अचानक से किसी ने एक पंछी को मार दिया। वो वहीं पे गिर गई उसे सामने। तभी एक सैनिक जंगल की रखवाली कर रहा था। थोड़ी देर में वो भी उसके पास आए पूछने को, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं तो कुछ लकड़ियां चुनने को आई थी। इस जंगल में सब लोग तो यहाँ आते हैं ना। महाराज का आदेश है कि कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ दिखाई दिया तो तुम उसे हमारे पास लाना, हम उसे सजा देंगे। मैं तो बस जंगल में लकड़ियां चुनने को आई थी। मैंने कोई भी पेड़ नहीं काटी हूँ। ठीक है, तुम अब जाओ घर की ओर। जैसे राजकुमारी लकड़ी का गट्टा उठाई तो तभी सैनिक ने देख लिया चिड़िया मरी हुई पड़ी है। तुम रुको, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। राजकुमारी अचानक से देखने लगी, अब क्या हो गया इन्हें जो मुझे रोक लिए है। क्या हुआ सैनिक जी, आप हमें ऐसा क्यों रोके हो? क्या तुम्हें कुछ मालूम नहीं है क्यों मैं तुम्हें रोका हूं? नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है आपने क्यों रोका है। जरा सा तुम पीछे देखो तो, इसे उतार कर तुमने क्या किया है इसके साथ? राजकुमारी गट्ठा नीचे रख दी और पीछे मुड़ के देखी तो उधर एक चिड़िया मरी हुई पड़ी है। तुमने देखा कि नहीं उधर क्या है? अब तुम चलो महल में, तुम्हें इसके सजा मिलेगी। मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से आई मेरे सामने। ये उड़ते हुए आई और इधर ही दम तोड़ दी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। राजकुमारी जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों महल की ओर चल पड़े। राजकुमारी अब अपने जान की चिंता में थी, कहीं राजा मुझे फांसी पे चढ़ा न दे। कुछ ही समय में महल के अंदर पहुंच गए। राजा भी छोटे महाराज के साथ थे। क्या हुआ सैनिक? ये कौन है जो तुम यहाँ पे लाए हो? क्या हो गया है इनको? महाराज, ये जंगल में लकड़ी चुनने को आई थी। इन्होंने एक एक बेजुबान चिड़िया को मार दिया, इसलिए मैं इनको यह पे लाया हूं। ये तो बहुत बड़ा पाप है जो तुमने की हो, इसके सजा तो तुमको मिल के रहेगी। ये सब बात सुनकर छोटे महाराज को बहुत आनंद मिला। आज तो एक बाप अपने ही हाथों से अपनी ही बेटी को सजा देगा, इसे अच्छा क्या को सकता है। ठीक कहा महाराज आपने, इसको सजा तो मिलने ही चाहिए। इसको फांसी पे चढ़ा दो। नहीं नहीं महाराज, मैंने उस चिड़िया को नहीं मारा। ये तो कहीं से उड़ के आई और मेरे सामने मार गई तुरंत ही। मैंने उसे नहीं मारा महाराज। सैनिक ने देखा है, वो आपके पास मरी हुई पड़ी थी। इसका मतलब आपने उसे मार दिया। अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आप इसे उसी जगह लेकर जाओ, वहीं पे मार दो। राजकुमारी महाराज के सामने गिड़गिड़ाने लगी। महाराज ने उनकी बात नहीं मानी। छोटे महाराज उनको लेकर चले गए जंगल की ओर। उधर भोला परेशान हो रहा था। अभी तक आई क्यों नहीं घर वो, इतना देर कहाँ लग गया। तभी भोला के पास एक आदमी आया। वो बोला, भोला भाई, आज महाराज ने आपकी बेटी को सजा दी है मौत की। उसने एक चिड़िया को मार दिया जंगलों में, इसलिए छोटे महाराज ने उसे लेकर गए जंगल की ओर। इतना सुनते ही भोला को जोर सा झटका लगा। ये क्या अनर्थ हो गया, एक बाप ने अपने ही बेटी को मौत की सजा दी। मुझे तो जल्दी जल्दी महल की ओर जाना होगा, कहीं देर न हो जाए। भोला महल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में पहुंच गया। महाराज, आपने किसी लड़की को सजा दी है क्या अभी? हाँ भोला, मैंने अभी एक लड़की को मौत की सजा सुनाई है। तुम क्यों परेशान हो इतना? तुम उसे जानते हो क्या? हाँ महाराज, वो मेरी बेटी है। वो पहली बार जंगल गई हुई थी। उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसने कुछ किया भी नहीं है। उसने तो एक बेजुबान चिड़िया को मारा है, इसलिए मैं उसे सजा दिया हूं। महाराज,
ये आपने अच्छा नहीं किया। वो कोई और नहीं बल्कि आपकी पुत्री राजकुमारी है, जो कहीं सालों पहले एक जंगल में मुझे मिली थी अकेले। उसको लेकर मैं घर चला गया। मैं सोचा कि कोई आएगा, मैं उसको से दूंगा। आज तक कोई भी नहीं आया हमारे आप। मैं उसे पाल पोस के बड़ा किया हूं। छोटे महाराज को भी मालूम है। वो भी एक दिन हमारे घर आए थे। लगान वसूलने को उस दिन उन्होंने राजकुमारी के कपड़े देखते ही पहचान लिया। बाहर जाकर सैनिक को बताने लगे। तब मैंने उनकी बात सुनी थी। इतना सब कुछ सुनते ही महाराज को जोर सा झटका लगा। आज मैंने अपने ही हाथों से अपने ही बेटी को मौत की सजा दे दी। मुझे तो मेरे भाई ने कुछ भी नहीं बताया है आज तक। जब उसे सब कुछ मालूम है, मुझे बताना चाहिए था ना। मुझसे आज कितनी बड़ी गलती हो गई। आज मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। जल्दी से चलो जंगल की ओर। दोनों जल्दी जल्दी महल से निकलकर जंगल की ओर जाने लगे। उधर छोटे राजा पहुंचकर राजकुमारी को फांसी पे टांग दिए। वहां से चले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको महाराज मिले। सब लोग महाराज और भोला को देख रहे थे। महाराज, यहाँ कहाँ से आ गए इस भोला के साथ? उसने सब कुछ बता दिया होगा तो आज मुझे भी नहीं छोड़ेंगे महाराज। महाराज, आप यहाँ पे वो भी भागते हुए, कुछ हो गया है क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी पुत्री अभी तक जिंदा है। जब तुम्हें मालूम है ये वही है, तुम्हारी वजह से आज मैंने अपनी ही पुत्री को सजा दे दिया। मैं क्या करूं? तुमने मुझे आज तक महाराज घोषित नहीं किया, इसलिए जब मुझे मालूम पड़ा मैंने आपको नहीं बोला। जब वो महल आई मेरे को लगा उसे अपने बारे में मालूम हो गया है। जब सैनिक ने बोला आपको इस सजा दो, तब मैं बहुत खुश हो गया। अब मैं इसे मार दिया, अब से तुम कभी भी नहीं मिल पाओगे। महाराज को ये बात सुनकर वो भी वहीं पे उनकी मौत हो गई। छोटे महाराज को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। अब से मैं इस राज्य का राजा हूँ।